कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है, हमें तो वहां तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद कर रहे। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। असम की हिमंता सरकार पवन खेड़ा को जेल भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। पुलिस को दिल्ली तक दौड़ा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पूरी कहानी का गुब्बारा फोड़ दिया है। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक दुश्मनी से भरा हुआ लगता है। मतलब साफ है कि सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी सच को दबाने या राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए कर रही थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कुछ कागजात और पासपोर्ट की तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया था कि सीएम की पत्नी के पास विदेशी पासपोर्ट है। इस पर हेमंता की पत्नी ने एफआईआर करा दी कि यह सब झूठ है और कागजात जाली हैं। मामला बढ़ा, असम की पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी खेड़ा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन अब 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तो ये तक कह दिया था कि मामला राजनीति से प्रेरित है और साथ ही आप किसी की आजादी को इतना हल्का नहीं समझ सकते हैं। असम सरकार और उनके वकील कोर्ट में ये चीख चीख कर कह रहे थे कि खेड़ा को जेल में डालना जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री न जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि जिंदगी भर जो खेड़ा है वो जेल के अंदर रहेंगे, ये वो तमाम तरह की चीजें कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जो ये तमाम दस्तावेज हैं जिसके लिए सरकार कह रही थी कि खेड़ा को जेल के अंदर रखना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि जाली दस्तावेज कहां से आए, लेकिन इस बात पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए किसी को सलाखों के पीछे डालने की कोई जरूरत नहीं है। असम पुलिस ने धोखाधड़ी और साजिश जैसे भारी भरकम धाराएं पवन खेड़ा पर थोप दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही नजर में देख लिया कि ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित थी। हाई कोर्ट ने भले ही खेड़ा को झटका दिया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये याद दिलाया कि किसी को चुप कराने के लिए पुलिस का डर दिखाना बिल्कुल सही नहीं है। अब पवन खेड़ा आजाद है, बस शर्त इतनी है कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। कुल मिलाकर 1 मई की सुबह हेमंता सरकार के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं थी, क्योंकि जिस राजनीतिक बदले की पटकथा लिखी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पानी फेर दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से हेमंता सरकार पवन खेड़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और पवन खेड़ा के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, चुनावों के बीच में उससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी पहले जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, मियां मुसलमानों की बातें कर रहे थे। उस दौरान भी वो तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन चुनावों के बीच में घुसपैठियों वाले मुद्दे को ज्यादा तूल देने की कोशिश जो है वो बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से की गई। ठीक उन्होंने बंगाल में ही वैसा किया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे बांग्लादेश की सरकार तक नाराज हो गई। और मुख्य रूप से 2 बातें जो थी वो हेमंत बिस्वा शर्मा की बांग्लादेश की सरकार को चुभ गई। सबसे बड़ी बात, सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो अवैध बांग्लादेशी खुद वापस नहीं जाते उन्हें हमारी फोर्स यानी बीएसएफ सीमा पार धकेल देती है, और कहा कि कभी कभी जब बांग्लादेश के गार्ड्स वहां नहीं होते तब इन्हें जबरन सीमा पार भेज दिया जाता है। और उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश के साथ संबंध और बेहतर ना हो, यानी जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सरकार के समय में जैसी स्थिति थी उसका जिक्र करते
करते हुए ये बात हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं। और किसी भी देश के लिए धकेलना या जबरन सीमा पार भेजना जैसे शब्द अपमानजनक माने जाते हैं, इंसल्टिंग माने जाते हैं। इसलिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में मौजूद भारतीय अधिकारी पवन बाधे को तलब किया और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्ते के लिए अच्छे नहीं है और ये काफी ज्यादा अपमानजनक है। बांग्लादेश का कहना है कि अगर भारत सरकार दोस्ती चाहती है तो उसके जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे पड़ोसी देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। आप देखिए कि आखिर में देश में चल क्या रहा है। एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जो थे वो पवन खेड़ा के पीछे पड़े हुए थे, भारी भरकम फोर्स जो है उनके पीछे लगा दी गई थी, कोर्ट के हाई कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया और किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते ही फुस हो गया वो हमने देखा। वहीं जहां हेमंत बिस्व शर्मा के जो बयान थे वो भारत में तो विवादों का कारण बन ही जाते हैं, वहीं अब बांग्लादेश की सरकार ने उस पर आपत्ति जताई है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति कैसे होनी चाहिए, देश के असल मुद्दों पर होनी चाहिए। आप देखिए कि कैसे आज 1 मई को गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ा दी गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर, छोटू जो गैस सिलेंडर होता है उसकी जो कीमतें हैं उसको बढ़ा दिया गया। मजदूर दिवस पर मजदूरों को ही सबसे बड़ा झटका मिला। कमर्शियल सिलेंडर सीधे 993 रुपए महंगा हो गया। जो सिलेंडर कल तक 2078 रुपए का था आज वो 3071 रुपए का हो गया। 1000 रुपए में सिर्फ 7 रुपए कम रखे गए ताकि जनता को साइकोलॉजिकली लगे कि भैया अभी 1000 रुपए तो कीमत इसकी हुई नहीं है, यानी 1000 की कीमत इसने नहीं छुई है। छोटू सिलेंडर जो मजदूर और रेडी वाले इस्तेमाल करते हैं उसको भी 261 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब ये 833 रुपए में मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि बंगाल चुनाव निपटते ही सिस्टम कितना मेहरबान हो गया है। बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव कमान संभालने वाली कंपनी आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल जाती है। जिस ईडी के नाम से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती है उसी ईडी ने विनेश चंदेल की जमानत का विरोध तक नहीं किया था। जैसे ही बंगाल की वोटिंग खत्म हुई वैसे ही एजेंसियां भी नरम पड़ गई। जो जांच कल तक बहुत सख्त थी, बताया जा रहा था बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो सब कुछ समझिए एक झटके में चुनाव खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया और ईडी जो थी उसने कोई आपत्ति जमानत पर भी नहीं जताई। अब देखिए एक तरफ हम चुनाव खत्म होते ही बहुत सी चीजें जो है एकदम अचानक से बदलती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ हमने देखा था कि किस तरीके से बंगाल चुनाव के अंदर कल ही कुछ वीडियोस जो थे वो वायरल हो रहे थे। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। टीएमसी ये आरोप लगा रही थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसकी कई वीडियोस जो थी वो भी जारी की गई। ममता बनर्जी खुद जो थी वो इन तमाम चीजों का निरीक्षण कर रही थी। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर भी एक खबर सामने आती है। एग्जिट पोल्स पर वैसे तो सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन इस बार देखिए बंगाल के एग्जिट पोल जहां बहुत सी सवाल तो इस बार भी उठ रहे थे, लेकिन इस बीच में एक दिलचस्प खबर सामने आती है। एक्सेस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता का यह कहना था कि उनकी टीम जब बंगाल के गांव और शहरों में लोगों से पूछने गए कि उन्होंने किसे वोट दिया तो करीबन 70% लोगों ने अपना मुंह ही नहीं खोला। ये बहुत बड़ी बात है, आमतौर पर लोग बता देते हैं, लेकिन बंगाल में डर का ऐसा माहौल था या वोटर्स इतना समझदार था कि उसने हाँ या ना मतलब सोचिए कुछ कहा ही नहीं। अब डेटा ही नहीं मिला तो एजेंसी ने अंदाजा लगाने से ही मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि गलत साबित होने पर उनकी साख गिरती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन दूसरी एजेंसीज ने बीजेपी या टीएमसी की जीत के लिए दावे किए थे उनके पास डेटा कहां से आया? क्या उन्होंने केवल 20 से 30% बोलने वाले लोगों के आधार पर ही नतीजे निकाल दिए या फिर इन तमाम चीजों के पीछे माजरा ही कुछ और है? आप देखिए एक एग्जिट पोल वाली जो एजेंसी है वो आंकड़े ही निकालने से मना कर देती है। वो कहती है कि वहां पर इस तरीके का डर का माहौल है कि लोग बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए जहां एक तरफ देश के अंदर हम देखते हैं कि विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईडी की कार्रवाई होती हुई नजर आती है, वहीं जब ये मामले जब है कोर्ट में पहुंचते हैं वहां पर किस तरीके से विपक्षी नेता जो है वो बाहर आ जाते हैं। पवन खेड़ा के मामले में आपने देखा और उसके बाद हमने आईपैक कंपनी के निदेशक के रूप में हमने वो खबर सामने देखी कि कैसे विनेश चंदेला जो है वो बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि भारत के अंदर जिन असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो तो आमतौर पर नजर आती ही नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ ये बताया जा रहा था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़ गए, लेकिन आम आदमी के लिए राहत वाली बात ये है कि जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उनके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि एलपीजी सिलेंडर्स के जो दाम है वो बढ़ेंगे नहीं आने वाले समय में, क्योंकि राहुल गांधी जैसे
विपक्ष के नेता ये बार बार कह रहे थे कि बस चुनाव खत्म होने दीजिए और चुनाव के बाद आप तमाशा देखिएगा कि तमाम चीजों के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। और आज 1 मई को ही हमने देखा कि कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन आप देखें कि मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है। और आज इसी मीडिया के गिरते हुए स्तर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। प्रेस की आजादी को लेकर जो भारत के लिए रिपोर्ट आई है वो बहुत ही ज्यादा कड़वी रिपोर्ट है आप कह सकते हैं, और भारत की मीडिया के लिए एक आईना है। दरअसल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2026 की रिपोर्ट कहती है कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत 180 देशों में से 157वें नंबर पर उड़क गया है। पिछले साल हम 151 पर थे, यानी एक साल में 6 पायदान नीचे खिसक गए। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान 153 नंबर पर है, भूटान 150वें नंबर पर है, श्रीलंका 134 और नेपाल 87 पर है। सोचिए इन देशों की स्थिति जो है वो हमसे ज्यादा अच्छी है। भारत तो फिलिस्तीन जैसे युद्धग्रस्त इलाके से भी नीचे पहुंच गया है। रिपोर्ट ने बहुत सीधे और सरल शब्दों में ये बातें बताई हैं कि 2014 के बाद से भारत में मीडिया और सत्ताधारी पार्टी के बीच एक ऐसा मेल मिलाप हुआ है कि मीडिया जो है अब आजाद नहीं रही है। रिपोर्ट में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया गया। कहा गया कि जब बड़े बिजनेसमैन जो सरकार के करीबी हैं वो मीडिया हाउस खरीद लेते हैं तो निष्पक्ष खबरें मर जाती हैं। एनडीटीवी के अधिग्रहण को इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बताया गया। रिपोर्ट ने बाकायदा गोदी मीडिया शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया और बताया कि कैसे कुछ चैनल सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार की चापलूसी में लगे रहते हैं। पत्रकारों के काम करने के माहौल पर रिपोर्ट बहुत चिंताजनक बातें कह रही है। पत्रकारों को दबाने के लिए राजद्रोह, मानहानि, यहां तक कि आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया हाउस का खर्चा सरकारी विज्ञापनों से चलता है और रिपोर्ट का दावा है कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल मीडिया को कंट्रोल करने और अपनी मर्जी की खबरें चलवाने पर कर रही है। सोचिए क्या हालात हो चुके हैं देश के। एक तरफ ये रिपोर्ट्स बता रहे, दूसरी तरफ आम इंसान के लिए महंगाई की मार है। और इन तमाम चीजों को अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।